दोस्तों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है और देखिए सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल नॉलेज के इसमें 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको 76 नंबर मिलेंगे। तो इन 38 प्रश्नों को कवर हम कैसे करेंगे? देखिए इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है जो कि आपके सामान्य ज्ञान पे क्वेश्चन को कवर करेगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम था अशोक कुमार माथुर। इसको याद रखिएगा। अब तक उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी में ये पूछा जा चुका है और आपके भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो देखिए जो भारत की संविधान सभा है इसमें कुल 15 महिला सदस्य थीं, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो देखिए इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। याद रखेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। और चौथा प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत कला भवन स्थित आपका है बनारस में। देखिए जो भारत कला भवन है ये एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है तथा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है जिसको आप BHU कहते हैं। तो भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? बनारस में, बनारस के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और पांचवा की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है यह है 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 943, 943। छठवां की इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो देखिए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक दुर्गादास है। तो दुर्गादास जी ने लिखा है इस पुस्तक को जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तस्लीमा नसरीन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने नहीं लिखी है? तो ये पुस्तक है आमार सोनार बांग्ला, इस पुस्तक को इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पे देखिए लज्जा और उत्तल हवा, आमार माय बेला, इन तीनों पुस्तकों की लेखिका हैं कौन? तस्लीमा नसरीन, जो कि एक बांग्लादेशी लेखिका हैं। बांग्लादेश में इन पे टेररिस्ट अटैक हुआ था क्योंकि ये महिला जो बुर्का वगैरह है उसका इन्होंने विरोध किया था। तो बहुत सारी प्रथाएं हैं इस्लाम में जो जिसका इन्होंने विरोध किया था। तो बाद में इन्होंने भारत में आकर शरण ली थी, अब ये भारत में रहती हैं। तो ये जो है बांग्लादेशी मूल की भारतीय मूल की, क्या मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये भारत में तो भारतीय हो गई। तो इनकी तीन पुस्तकें लज्जा, उत्तल हवा और अमार माय बेला है। ठीक है। देखिए इसमें सबसे खास है लज्जा। लज्जा एक फिल्म आई थी, इसमें माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने एक्टिंग की थी। तो लज्जा उपन्यास पर इनकी फिल्म बन चुकी है। तो लज्जा, उत्तल हवा और अमार माय बेला तस्लीमा नसरीन की जो है पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। आठवां गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। और नवा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किस स्थान पर आरंभ किया था? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो है चंपारण में 1917 में शुरू किया था। यानी कि गांधी जी का जो पहला सफल सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? चंपारण में 1917 में। देखिए समय यानी कि वर्ष जो है 1917 था और प्लेस था चंपारण। चंपारण कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है। तो बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सफल सत्याग्रह किया था। देखिए यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के लिए 100% गारंटी वाले प्रश्न है। ठीक है, ध्यान सुनते रहिए। देखिए प्रश्न है गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? देखिए गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल गुरु थे। 11वां कि निम्नलिखित में से किसने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो देखिए इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी।
और अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो गया था और ये विभाजन हुआ था वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए लॉर्ड कर्जन का नाम आ रहा है, अगर आप इलाहाबाद में होंगे तो इलाहाबाद में देखिए गोविंदपुर में अगर आप रहते होंगे या फिर पूरे इलाहाबाद में ही आपकी नदी है तो गोविंदपुर की का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ। देखिए गोविंदपुर के पीछे जस्ट जो आपका जो नदी आपका है, ठीक है, वहाँ पे एक जो है बड़ा सा ब्रिज है, इसको कर्जन ब्रिज कहते हैं। डबल स्टोरी ब्रिज है, बहुत ही शानदार है। तो ये बस इलाहाबाद वालों के लिए था क्योंकि उन्होंने इस ब्रिज को देखा होगा। तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और जो ब्रिज का नाम मैंने लिया उसको लॉर्ड कर्जन नहीं बनाया था, उसको कर्जन ब्रिज भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1936 में जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो देखिए ये शासक था कनिष्क। कनिष्क जो है ये कुषाण राजवंश का शासक था और इसके सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 15वां है हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा है वाण भट्ट ने। और 16वां प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और 17वां प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और 18वां है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि जो विधेयक पारित हुआ है वो धन विधेयक है कि नहीं है। 19वां की सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में लागू हुआ था और इसकी एग्जैक्ट तारीख है 15 जून 2005। तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसको आप RTI कहते हैं, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, और 20वां है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक होता है। 21वां की भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान लिखने के लिए। याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को लिखने के लिए। और 22वां भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 है। ठीक है, ये सब बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि रुधिर का रंग लाल यानी कि खून का रंग लाल किस पदार्थ के कारण दिखाई देता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है इसका रंग लाल दिखाई देता है। देखो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अगला है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे छोटा देश है ये आपका है वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। और 25वां है आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए आमिर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज में। ठीक है, आमिर खुसरो का जन्म यूपी के कासगंज में हुआ था। और 26वां हृदय योजना किससे संबंधित है। तो देखिए हृदय योजना जो है ये राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। और आपको बता दूं हृदय का पूरा नाम क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ये हृदय का पूरा नाम है और हृदय योजना किससे संबंधित है, राष्ट्रीय विरासत विकास से। और ये योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। और देखिए 27वां है निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का अनुशंसा किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और आपको बता दें जो त्रिस्तरीय क्या नाम है
पंचायत प्रणाली थी। इसमें 3 स्तर कौन से थे? पहला स्तर था जिला पंचायत, दूसरा स्तर था क्षेत्र पंचायत और तीसरा था ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आप यूपी पुलिस का पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा भी कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और 28वां वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आपको बता दें कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स के नाम से जाना जाता है और ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन के उत्पादन के कारण है। याद रखिएगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स के नाम से जाना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसके उत्पादन के कारण इसको जो है जाना जाता है। और 30वां विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस को हम 5 जून को मनाते हैं। इसको याद रखिएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल। और 31वां है द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 को लिखा है प्रणब मुखर्जी ने, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 32वां है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर यूपी पुलिस में पास होना है, एक नंबर लेना है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ये उम्र बहुत पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होने के लिए 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी। और अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम 25 साल के होने चाहिए आप। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग ये सारा काम करिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद।